खुश आमदीद, वेलकम बैक आपके अपने चैनल निखत डायरी पर। जी जनाब, कहिए तो क्या हाल अहवाल हैं। बिल्कुल मैं नावल की नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ और मेरी कोशिश यही है कि ये नावल जल्दी कंप्लीट हो जाए। इस नावल की जो फरमाइश हमसे की है वो है सहर इकराम ने की है और नावल का नाम है तितली जैसा प्यार। मुसन्निफ़ा है राहत जबीन, किस्त नंबर 3। वो कब से दीवान पर बैठी जालीदार बंद दरवाजे पर नज़रें जमाए हुए थी। ब्लैक टाइट्स पर घुटनों तक ब्लैक और रेड डॉट्स वाली फ्रॉक पहने उस बच्ची की तरह जिसका पसंदीदा खिलौना उससे छिन गया हो और वह सबसे रूठ कर यहाँ आ बैठी हो। सुनहरी धूप ने शरारती बच्ची की तरह जाली के सुराखों से झांका और मुस्कुराकर फर्श पर आ बैठी। बाहर की तरफ जाती रोशाने ठिठकी, गौर से जेबी की महवियत को देखा और खामोशी से आगे बढ़ गई। ख्याल की उलझी डोरें सुलझाते सुलझाते हो सकता है कोई सिरा जेबी के हाथ लग ही जाए। जेबी ने फर्श पर बिखरे धूप के सुनहरी सिक्कों को देखा तो ना जाने क्या कुछ याद आ गया। वो दोनों हमेशा इसी दरवाजे के पास खेला करते। अपनी गुड़िया सीने से लगाए वो हमेशा साइम का इंतज़ार करती जो माँ से चोरी छुपे टैबलेट उठा लाता। फिर गुड़िया लावारिसों की तरह जाली से टेक लगाए उन्हें पटर पटर देखे जाती। वो फर्श पर औंधे लेटे टांगे झुलाते हथेलियों के प्याले में मासूम चेहरे सजाए सामने रखे टैब पर बीसियों नज़में सुनते जाते। वो खामोशी से सुनहरी धूप से खेलती बचपन को देख रही थी। ध्यान की तितली दिमाग की बंद मुट्ठी में पर फड़फड़ा रही थी। इससे कबल के दम तोड़ देती जेबी ने हल्की सी सांस भर के मुट्ठी खोल दी। ध्यान हट आने पर या भटकाने से हकीकत बदल थोड़ी जाती है। जुदाई आर्जी सही मगर जानलेवा थी। ये आप क्या कह रही हैं? साइम ने बेहद हैरत से माँ से सवाल किया था और जेबी का दिल चाहा था वो साइम का हाथ पकड़कर वहाँ से भाग जाए। उससे मिले बगैर, उसे देखे बगैर वो सांस कैसे लेगी? उसकी सांस अभी से अटकने लगी थी। फायका ने उसकी कैफियत को दिल पर महसूस किया मगर खुद को संभाले रखा। ये वक्ती जुदाई तुम दोनों को हमेशा के लिए एक कर देगी। माँ की बात पर एतबार करो। जेबी को एतबार नहीं था क्योंकि वो उसकी माँ नहीं थी। साइम मतजब्जब था, उसे माँ पर एतबार था मगर खुद पर नहीं। वो जेबी से मिले बगैर कैसे रह सकता था? अपने बड़ों को ज़िद नहीं दिलाते। सब्र और हिम्मत से आने वाले दिन का इंतज़ार कर लो। अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर कहती हूँ तुम दोनों का साथ दूंगी। वो जेबी से मुखातिब थी। जेबी ने साइम को देखा। साइम ने तसल्ली आमेज़ अंदाज में अपना हाथ जेबी के हाथ पर रखा। ठीक है मम्मा, अगर आप हमारा साथ देंगी तो हम तैयार हैं। जेबी ने हाथ समेट लिया। वो इस फैसले से बिल्कुल खुश नहीं थी। फायका बेगम ने थोड़ा मुतमईन होकर गहरी सांस भरी। शुक्रिया बच्चों, ये थोड़ा सा समझौता तुम्हारी आने वाली ज़िंदगी को आसान बना देगा। मुझे यकीन है तुम दोनों मुझे धोखा नहीं दोगे। उसने धूप के बनते दायरों को देखते उस सारी गुफ्तगू को फिर से दोहराया था। हाय हाय जेबी, इस तरह क्यों बैठी हो? वो ताई की आवाज़ पर चौंकी। एक ही जाविया पर बैठे बैठे जिस्म अकड़ गया था। उसने सीधे होकर पाँव ज़मीन पर रखे। तबीयत ठीक है बच्चे? उन्होंने तशवीश से जेबी का माथा छुआ। ठीक है ताई, बस यूं ही बैठ गई थी। वो खड़ी हुई बालों को समेटकर पोनी बनाने लगी। बाजू में पहना बैंड बालों में चढ़ाया और दरवाजे से बाहर देखा। उसकी गुड़िया की तरह जाली के दरवाजे से लगी सुनहरी धूप अब जर्द हो चली थी। सारी बात बेहद खामोशी से सुनने के बाद इब्राहिम साहब ने संजीदगी से पूछा, और साइम की तरफ से कोई रद्द-ए-अमल नहीं आया? फायका बेगम ने तकिया कमर के पीछे रखकर बेड क्राउन से टेक लगाई। वो आज बहुत थक गई थी। ऑफिस, घर के काम और साइम का किस्सा उसी के मुतवक्का रद्द-ए-अमल के सामने बंद बांधा है। इब्राहिम साहब के लबों पर तंजिया मुस्कुराहट बिखर गई। और फायका बेगम, आपको क्या लगता है इंटरनेट और मोबाइल के इस दौर में वो दोनों तुम्हारी बात पर अमल करेंगे? तो आपके पास कोई और हल है? फायका बेगम उनकी मुस्कुराहट पर चिढ़ गईं। साइम फिर से घर छोड़ देता तो हम क्या करते? अब कम अज़ कम उनके सामने रुकावट तो है। कैसी रुकावट? वो चौंके। इंतज़ार की। इस दौरान वो अपनी पढ़ाई पर तवज्जो देगा, करियर बनाएगा। बाद की बाद में देखेंगे। वो किसी सोच में डूबे और अगर इस सब के बाद भी वो जुबारिया पर ही अटका रहा तो हमें कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए, बशर्त ये कि जुबारिया के घर वालों को भी कोई एतराज़ ना हो। जो भी है अब बाद की बाद में देखेंगे। मैं बहुत थक गई हूँ इब्राहिम साहब, नींद आ रही है। वो कुछ बेजार होकर लेट गई। हाँ सो जाएं, हमारी नींदें तो इस नई नस्ल ने उड़ा दी हैं जिन्हें और कुछ हो ना हो मोहब्बत पैदा होते ही हो जाती है। लगता है अब इसकी भी वैक्सीनेशन करवाना पड़ेगी। ना चाहते हुए भी फायका बेगम के लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई। जुबारिया साइम से रूठ गई थी।
भला क्या ज़रूरत थी माँ से वादा करने की? वो मिलेंगे नहीं, एक दूसरे को देखेंगे नहीं, ये मुमकिन है भला? वो बचपन की तरह अब भी लड़ते हुए नाक चढ़ा लेती थी, और ये नकचिड़ी मोमी गुड़िया उसे बहुत अच्छी लगती थी। जब वह बालकनी की रेलिंग से लटक कर अपनी आंखें फैलाए उसे अपने स्कूल की बातें बताती तो वो उस लम्हे भूल जाता था कि उसके दोस्त बैट पकड़े उसके मुंतज़िर हैं। फ़ायका बेगम यूँ भी उसे दूसरे बच्चों के साथ कम ही खेलने देती थी। उन्हें इत्मीनान रहता कि साइम ज़ुबारिया के साथ घर के अंदर ही खेलता है। दोनों झगड़ा नहीं करते थे, एक दूसरे का सर नहीं फाड़ते थे। उन्हें लगता जो अपनी ज़िंदगी में बहन भाई की कमी महसूस करता है वो कमी ज़ुबारिया पूरी कर रही है। कभी कभार दानियाल साइम को डांट कर भगा देता और ज़ुबारिया को उठा कर ले जाता। ज़ुबारिया तो आइसक्रीम के लालच में बहल जाती और वो कितनी देर दुआएं मांगता, काश दानियाल भाई स्कूल से वापसी का रास्ता भूल जाए या कोई फ़कीर उन्हें उठा कर ले जाए। उसका बस न चलता कि खुद किसी फ़कीर को दानियाल का पता दे दे। तभी एक सिग्नल पर उसने पूरी संजीदगी से एक फ़कीर से पूछ भी लिया था, क्या बड़े बच्चे भी अगवा करते हैं? फ़ायका बेगम ने हैरान होकर गाड़ी आगे बढ़ाई थी, मगर जब उसने यही बात ज़ेबी से की तो वह नाराज़ हो गई। उसे तो दानियाल भाई इतने ही प्यारे लगते थे जितना कि साइम। साइम का नन्हा सा दिल बुझ गया। अगर ज़ुबारिया उसके लिए इतनी स्पेशल थी तो उसे भी ज़ुबारिया के लिए सबसे स्पेशल होना चाहिए था, मगर नहीं था। उसे ज़ुबारिया पर, उस मोमी गुड़िया पर यह साबित करना था कि वो ज़ेबी के लिए कुछ भी कर सकता था। जानती हो, मैं उस दिन गुम हो गया था। अपने कमरे के नीम गर्म आसूदगी भरे माहौल में बैठा वो धीमे मध्यम लहजे में ज़ुबारिया को बता रहा था। बाहर दिसंबर की दबीज धुंध की चादर सर्द रात को अपनी लपेट में ले रही थी। क्या मतलब, वाकई गुम हो गए थे? हाथों पर दस्ताने, सफ़ेद स्वेटर और सुर्ख ऊनी टोपी में खुले बालों के साथ कंबल में घुसी सर्दी में ठिठर रही थी। कमरे में हीटर नहीं था, इसलिए सुकून का एहसास सिर्फ साइम की बातों से हो रहा था। हाँ, मैं सारा दिन कॉलोनी के दरख्तों पर तुम्हारे लिए चिड़िया के बच्चे ढूंढता रहा था। वो होले से हंसा, जैसे ज़रा सी ऊंची आवाज़ से वो लम्हा चौंक जाएगा जिसकी गिरफ्त में वो इस वक्त खुद को महसूस कर रहा था। चिड़िया के बच्चे? तुमने ही कहा था चिड़िया के बच्चे देखने हैं। अच्छा, तो मिले? वो हंसी। नहीं, अलबत्ता मैंने गिरकर बाजू ज़रूर तुड़वा लिया था। हाउ स्वीट। बाजू टूटना स्वीट होता है? साइम बुरा मान गया। नहीं, किसी के लिए दरख्तों पर चिड़िया के बच्चे ढूंढना स्वीट है। वो खिलखिलाई। लेकिन मुझे ये तो पता चला कि तुम बचपन से ही रोमांटिक हो और मुझे मोम की गुड़िया कहते थे। साइम खामोश रहा। क्या हुआ, तुमने कुछ कहा नहीं? ज़ेबी बेचैन हो गई। कुछ नहीं, अम्मी की बातें जहन में आने लगी थी। तुम्हें उनसे वादा नहीं करना चाहिए था। मुझे नहीं लगता हम ये वादा निभा सकेंगे, है ना? वो जैसे साइम को ये वादा तोड़ने पर उकसा रही थी। साइम एक लम्हे को चुप सा हो गया। क्या हुआ? ये वक्ती जुदाई है ज़ेबी। वो ये वादा निभाना चाहता था। ज़ेबी के अंदर नागवारी सी गुजरी, जो उसके लिए भरी दोपहर में चिड़िया के बच्चे ढूंढने के लिए बाजू तोड़वा सकता था, अपने दोस्त का सर फाड़ सकता था, अपना घर, अपने माँ बाप छोड़ सकता था। वो माँ से किया एक स्टूपिड सा वादा नहीं तोड़ सकता था। ज़ेबी के अंदर हल्की सी खुदगर्जी जन्म लेने लगी थी। परेशान मत हो ज़ेबी, कभी कोई मोहब्बत का रास्ता रोक सका है? ये तो हवा की तरह है, जहाँ से दिल चाहा रास्ता बना लिया। साइम की तसल्ली पर वो फिर से मगरूर हुई, मगर वो नहीं जानता था कि उनका सबसे पहला रास्ता ही मसदूद हो गया था। फ़ायका ने साइम का सारा सामान नीचे वाले कमरे में शिफ्ट कर दिया था। साइम का एहतजाज भी काम ना आया। वो उनकी बालकनी की मुलाकातों की गवाह थी, कैसे मान जाती? यानी हम बात भी ना करें? वो बौखलाया हुआ था। साइम, उन्होंने प्यार से बेटे के माथे पर बिखरे बाल समेटे, ये तुम्हारा पहला इम्तिहान है और तुम इसी में फ़ेल हो रहे हो। फ़ोन है, उस पर बात कर लो, मगर कोई मुलाकात नहीं होगी। ख्वामखा ज़ेबी के घर वालों को गुस्सा दिलाने और अपने खिलाफ करने की ज़रूरत नहीं। आप बहुत संगदिल हैं। यही समझ लो, जो कर रही हूँ तुम्हारे भले के लिए कर रही हूँ, उन्होंने तसल्ली दी। लॉन में मैट्रेस बिछाए ख़वातीन साग का गट्ठड़ रखे काटने में मसरूफ़ थीं। ज़ेबी अब रोशाने को भी ख़वातीन की फहरिस्त में शामिल करती थी। तीनों के हाथों के साथ साथ ज़ुबान भी रवां थी। ज़रा फासले पर ज़ेबी कुर्सी पर उस रुख पर बैठी थी जहाँ से साइम के घर का टेरेस नज़रों के सामने था। उसने साइम को कई मैसेज किए थे, मगर वो गालिबन घर पर नहीं था। आज कितने दिन हो गए उसे देखे हुए? ज़ुबारिया ने उंगलियों पर गिने और झंझला गई। कुछ दिनों से वो कॉल भी कम ही करता था। ये तो वही बात हो गई, आंख ओझल पहाड़ ओझल। वो मज़ीद चिढ़ गई। उसे पूरा यकीन था वो दोनों फ़ायका की चाल का शिकार हो गए हैं। एक उकताई हुई नज़र टेरेस पर डालकर वो क्यारी को देखने लगी।
सारी क्यारियों से जर्द और खुश्क पत्ते जमा कर लिए गए थे, गोया क्यारियाँ नई पनीरी लगाने को तैयार थीं। लड़की, तुम भी कुछ हाथ ही ला लो, अगर तुम्हारे ससुराल वाले भी साग खाने के शौकीन हुए तो क्या करोगी? वो माँ की आवाज़ पर चौंकी। आप बनाकर भेज दिया करना, मैं फ्रीज कर लूँगी, उसने आसान हल बताया। बरामदे में शर्ट के बटन बंद करता दानियाल आया। वो रोशाने को पुकार रहा था। जाओ भाई, इस लड़के का भी तुम्हारे बगैर गुजारा नहीं, अब ना जाने क्या चाहिए हो। साजिदा बेगम ने हंसते हुए कहा तो रोशाने शर्मा कर उठ गई। ज़ेबी की नज़रों ने बरामदे तक रोशाने का ताक़ुब किया। रोशाने ने पास जाकर नाराज़गी से कुछ कहा। जवाबन दानियाल उसका हाथ खींच कर ले गया था। क्या है ताई अम्मी? ज़ेबी ने रूठेपन से बोली। आपने तो हमारी लड़की पर कब्जा ही कर लिया है। समीना बेगम ने साजिदा बेगम से चोरी उसे आंखें निकाली। क्यों अम्मी, लड़कियां अपने मैके रहने नहीं आती? अब एक ही घर में रहने का ये मतलब थोड़ी है कि सारा हक दानियाल भाई का ही हो गया। समीना बेगम की आंखें, इशारे, घूरियां कुछ काम ना आया। उसने शिकायतों की पटारी खोल ली। साजिदा बेगम न जाने किस सोच में डूब गई थी। समीना बेगम का आखिरी इशारा अपने जूते की तरफ गया तो ज़ेबी की ज़ुबान रुकी। बात तो सच है, ज़रा गौर खोज के बाद साजिदा बेगम संजीदगी से गोया हुई। उस बच्चे की ज़िंदगी तो एक दायरे में घूम रही है। यही तो। ज़ेबी जोश में सीधी हुई। चलो ठीक है, आज से रोशाने एक हफ्ते के लिए मैके जा रही है। ओफो, ये तो पागल है। और आप? समीना बेगम ने कुछ कहना चाहा। पागल नहीं, बहुत सियानी है, इसने जो कहा बिल्कुल ठीक कहा। ज़ेबी ने गर्दन अकड़ाई और रोशाने ने इस बात को इतनी संजीदगी से लिया कि खुशी खुशी बैग पैक करना शुरू कर दिया। दानियाल हक्का बक्का था। ये क्या मजाक है मिसिस? मजाक नहीं, मिसिस मैके जा रही है। वो मुस्कुराई। कितने दिनों के लिए? अगली इतवार। उसने बैग की जिप बंद की। ज़ेबी की शर्त थी वो पूरा हफ्ता अपने कमरे की शक्ल नहीं देखेगी। और मेरे काम कौन करेगा? दानियाल हवास बांधता हुआ। गुजारा कीजिए साहब। वो सीधी हुई। घर वाली हूँ, काम वाली नहीं। और वो मोहब्बत? कोई बात नहीं बेटा, कुछ दिन माँ की ममता पर गुजार लेना। दरवाज़ा चौपट खुला था। बेख्याली में साजिदा बेगम भी अंदर आ गईं। रोशाने सुर्ख होती वहाँ से भाग ली। दानियाल ने ख्वामखा बैग उठा लिया। अम्मी, मैं छोड़ आऊँ? हाँ छोड़ आओ, अब हर काम के लिए उसे आवाज़ ना देना, बच्ची को कुछ दिन सुकून से रहने दो। उन्होंने मुस्कुराहट दबाते हुए लताड़ा। दानियाल शराफत से बाहर निकल गया। जुबारिया दूध पत्ती के 2 बड़े मग के साथ ड्राई फ्रूट लेकर कमरे में आई तो रोशाने मुस्कुराकर उसे देखने लगी। वो बहुत रिलैक्स अंदाज में बेड पर नीम दराज थी। आज खूब सारी बातें करेंगे। वो ट्रे दरमियान में रखकर खुद भी आलती पालती मारकर बैठ गई। तुम भी बिल्कुल पागल हो। यही समझ लो, सारा दिन कॉलेज में गुजर जाता है और तुम्हारी शाम दानियाल भाई के साथ, उसके बाद सास के साथ किचन। तुम्हारे पास मेरे लिए वक्त था? वो लड़ने लगी। अच्छा बाबा, तुम ठीक कह रही हो। रोशाने ने अपना मग उठाया, तभी पास पड़ा ज़ेबी का मोबाइल बजने लगा। साइम का नाम देखकर रोशाने ने चौंक कर ज़ेबी को देखा। ज़ेबी ने कॉल काट दी। पिछले कुछ दिनों में साइम ने उसे इग्नोर किया था, अब उसकी बारी थी। तुम्हारी साइम से अब भी बात होती है? हाँ, ज़ेबी ने इत्मीनान से जवाब दिया। रोशाने को उसकी इत्मीनान पर हैरत हुई। और मुलाकात? नहीं, उस पर तो पाबंदी है। फायका आंटी ने उसका कमरा भी चेंज कर दिया है। वाकई? रोशाने को खुशी हुई। हाँ, तुम तो खुश ही होगी, लेकिन जनाब एक बात बहुत अच्छी हुई है। फायका आंटी ने हमारा साथ देने का वादा किया है। उसने धीरे धीरे सारी बात बता दी और हमने अच्छे वक्त का इंतज़ार शुरू कर दिया है। ये तो बहुत अच्छी बात है। शुक्र है कि तुम्हें भी कुछ समझ में आया। अब बहुत एहतियात करना, कभी उसके घर ना जाना, ना कहीं बाहर मिलने की कोशिश करना। ऐसा ही होगा, लेकिन कभी कभी सोचती हूँ कहीं फायका आंटी हमारे साथ कोई गेम तो नहीं खेल रही। ऐसा नहीं होगा, उन्होंने बहुत समझदारी से काम लिया है। सब ठीक हो जाएगा, बस तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, अब्बू का ख्वाब पूरा करो। अच्छा ठीक है, तुमसे नसीहतें सुनने के लिए रात नहीं ठहराया। खामोशी से दूध पत्ती पियो, इतनी सर्दी हो रही है। ज़ेबी ने दोनों हाथों में मग लेकर गर्माइश को महसूस किया। हाँ, मैं तो आज खूब सोऊंगी, वरना आधी रात तक दानियाल की फरमाइशें ही ख़त्म नहीं होती। रोशाने हंसी, लेकिन आधी रात तक जुबारिया की बातें ही ख़त्म नहीं हुई थी और सुबह देर तक दोनों की आंख नहीं खुली थी। रोशाने को जुबारिया के साथ बाजार जाना था। समीना बेगम का ख्याल था कि मैके आई बेटी को शॉपिंग करवाई जाए। रोशाने का रास्ता अचानक सामने आकर दानियाल ने रोका था। बीवी, कहाँ भागी जा रही हो? कब आपको छोड़कर कहाँ भागूंगी? उसने मुस्कुराहट दबाई। ये मैके का खेल कब ख़त्म होगा? संडे को। जुबारिया ने बर वक्त एंट्री दी। सारा तुम्हारा चलाया हुआ चक्कर है, दानियाल ने घूरा।
آپ نے ٹھیک اندازہ لگایا، زباریہ نے گردن اکڑائی۔ چلیں اب جلدی سے ہمیں ڈراپ کر دیں۔ سوری، میں کہ گئی بیوی کا ڈرائیور بننے کا مجھے کوئی شوق نہیں۔ اس نے رکھائی سے دونوں ہاتھ کھڑے کر دیے۔ آپ صرف روشانے کے شوہر نہیں، میرے بھائی بھی ہیں۔ یعنی چھری خربوزے پر گرے یا خربوزہ چھری پر، کٹنا خربوزے کو ہی ہے، دانیال بے بسی سے گویا ہوا۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنس پڑی۔ اس دن دونوں نے خوب شاپنگ کی۔ اس نے سائم کے لیے ایک بہت خوبصورت گفٹ لیا تھا، سنہری کلر کا گٹار بٹن دبانے سے سر بکھیرنے لگتا۔ نیو ایئر کا اس سے خوبصورت گفٹ کیا ہو سکتا تھا؟ روشانے جان گئی تھی تحفہ کس کے لیے ہے، مگر نظر انداز کر گئی۔ فائقہ نے جو رکاوٹ کھڑی کی تھی وہی کافی تھی۔ رسی کو اتنا کھینچنا ضروری نہیں تھا کہ ٹوٹ جاتی۔ وہاں زیبی نے سائم کو دیکھا تو ٹھٹک کر رک گئی۔ وہ یقیناً اس کے لیے گفٹ خریدنے آیا تھا۔ وہ روشانے کو جولری دیکھتا چھوڑ کر آگے ہوئی۔ کتنے دنوں سے اسے دیکھا نہیں تھا، روبرو بات نہیں کی تھی۔ جینز پر لیدر جیکٹ پہنے وہ ہاتھ میں ٹیڈی بیئر لیے مڑا۔ زباریہ نے ہاتھ کھڑا کیا مگر ہاتھ وہیں ساکت ہوا۔ سائم کی توجہ اس کی طرف نہیں، ساتھ کھڑی ریدا پر تھی، جس نے اس کے ہاتھ سے ٹیڈی بیئر لے لیا تھا۔ پھر اس نے طوبہ، اشر اور علی کو دیکھا، وہ سب ایک دوسرے کے لیے گفٹ لے رہے تھے۔ زیبی کا دل بجھ سا گیا، وہ خاموشی سے واپس پلٹ آئی۔ کبھی دیکھی ہے سرد دسمبر کی آخری رات کے آخر پہر میں اترتی اوس، جو پوری کائنات کے ذرے ذرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے؟ میرا دل اس اوس میں بھیگا اکڑ گیا ہے۔ کون ہے جو اپنے دہکتے لب اس پر رکھ دے؟ وہ اس کے سامنے کھڑا اداسی سے کہہ رہا تھا۔ گھاس پر بیٹھی اس مومی گڑیا نے اوس کا ذائقہ اپنے لبوں پر محسوس کیا اور ڈر گئی۔ بدقت سر اٹھا کر تاریک آسمان سے گرتی اوس کو دیکھنا چاہا۔ وہ اوس نہیں، برف تھی۔ مومی گڑیا برف کے مجسمے میں ڈھلنے کو تھی۔ وہ اس پر جھکا۔ برف کے مجسمے کو لگا وہ اپنے حدت بھرے لب اس کی مانگ پر رکھے گا اور وہ پھر سے جی اٹھے گی، مگر اس نے بہت پیار سے اس کے چہرے پر بکھرے بالوں کو سمیٹ کر پیچھے کیا اور اسی خاموشی سے پلٹ گیا۔ وہ اسے پکارنا چاہتی تھی مگر آواز اس کے نیلے ہونٹوں پر جم گئی۔ وہ خوفزدہ نظروں سے تبیز دھند میں معدوم ہوتے وجود کو دیکھے گئی۔ آتش بازی کی آواز پر وہ چلا کر اٹھی۔ اس کا پورا وجود پسینے پسینے اور دھڑکن بے ترتیب تھی، دل سینے سے باہر آنے کو بے قرار۔ اس نے کمبل یوں خود سے الگ کیا کہ وہ زمین پر جا پڑا۔ یہ کیسا خواب تھا؟ پورا گلاس پانی کا چڑھا کر اس نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ وحشت زدہ ہو کر اس نے اپنا موبائل ڈھونڈا۔ روشانے 4 دن بعد اپنے سسرال جا چکی تھی۔ سائم جاگ رہا تھا۔ اس نے فوراً کال ریسیو کی اور سائم کی آواز سنتے ہی اسے رونا آ گیا۔ وہ ہچکیوں کے ساتھ روئی۔ سائم کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ ساری دیواریں توڑ کر اس تک آ پہنچے۔ تم مجھ سے بات کیوں نہیں کرتے؟ اپنی جذباتی کیفیت پر قابو پاتے زیبی بدقت بولی۔ میں نے تو کئی بار کال کی تھی مگر تم ہی۔ زیبی کو اچانک یاد آیا، ایٹیٹیوڈ تو وہ دکھا رہی تھی۔ تمہیں اتنے دنوں دیکھا نہیں تو میں گھبرا گئی تھی۔ پاگل ہو یار۔ مجھے ڈر لگتا ہے سائم، یہ وقتی جدائی ہمیشہ کے لیے ٹھہر نہ جائے۔ یہ ناممکن ہے، تمہارا وہم ہے یہ۔ اس نے دھیمے لہجے میں سارے خدشے سمیٹ لیے تھے۔ زیبی نے عقب سے آتی آوازوں کو سنا۔ تم کہاں ہو؟ علی کے گھر نیو ایئر پارٹی ہے۔ ریتا اور طوبہ بھی آئی ہیں؟ نہیں، صرف بوائز ہیں۔ اچھا۔ زیبی کو احساس ہوا وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے ساری پارٹی سے کٹ کر اس سے باتوں میں مگن تھا۔ انجوائے کرو، میں نے تمہیں بھی پریشان کر دیا۔ اب تو تم پریشان نہیں ہونا؟ نہیں، تمہارا نیو ایئر گفٹ بالکنی میں رکھ دوں گی، موقع ملا تو اٹھا لینا۔ نہ ملا تو نکال لوں گا مگر موقع گنواؤں گا نہیں۔ سائم ہنسا تو زیبی نے ہیپی نیو ایئر کہہ کر کال کاٹ دی تھی۔ سائم کی باتوں نے اسے ریلیکس کر دیا تھا، لیکن اس رات ایک بات طے ہو گئی تھی، انہیں ایک دوسرے سے ملنا تھا۔ وہ ایک دوسرے کو دیکھے بغیر نہیں رہ سکتے تھے۔ گویا فائقہ بیگم کے ساتھ وعدے کی پاسداری بس یہیں تک تھی۔ لیکن یہ اتنا آسان کہاں تھا؟ سمینہ بیگم کی بند آنکھیں کھل چکی تھیں۔ 10 منٹ کے لیے بھی نظروں سے اوجھل ہوتی تو پکارنے لگتی۔ پڑھائی کے بہانے کمرے میں بند ہوتی تو دودھ، چائے یا پھل دینے کے بہانے چکر لگاتی رہتی۔ پک اینڈ ڈراپ کی ذمہ داری دانیال کے سپرد تھی۔ لیکن چور رستوں کا ادراک ہو جائے تو چور رستہ مل ہی جاتا ہے۔ دھوکہ دینے کا سوچ لیا جائے تو دھوکہ دینے کی جرت بھی مل جاتی ہے۔ سرمد صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، وہ وقت سے پہلے گھر آ گئے۔ زباریہ نے سوچا ماں کو اب کچھ دیر تک فرصت نہیں ملے گی۔ سائم نے اپنا پہلا گانا ریکارڈ کروایا تھا۔ یوٹیوب پر اپلوڈ کرنے سے پہلے وہ یہ گانا زباریہ کو سنانا چاہتا تھا۔ 3 منٹ کا گانا، 3 منٹ آنے اور جانے کے، 15 منٹ کافی تھے دیدار یار کے لیے، اور اتنا وقت تو نہانے میں ہی لگ جاتا ہے۔
उसने जाने से पहले अपने हिसाब से कैलकुलेट किया था, बस एक चीज़ शामिल करना भूल गई थी। माँ तो बाप की तीमारदारी में मसरूफ़ थी और बाप का बीमार दिल तो अपनी बेटियों के साथ धड़कता था। अभी कदम घर से बाहर निकले ही थे कि बाप ने पुकार लिया। ज़रा सा बुखार होता है कि शोर मचा लेते हैं, अब बेटियों को घुटने से लगाकर बैठ जाएं। समीना बेगम चिढ़ गई थी। रोशाने ज़ुबारिया को बुलाने भागी और आन वाहिद में जान लिया वो घर पर नहीं है। बैरूनी दरवाज़ा एहतियात से बंद था कि बाहर से आसानी से खुल जाए। रोशाने के अंदर तैश की लहर उठी। बस ज़ेबी, इससे ज़्यादा नहीं। रोशाने ने हाथ मारा। ज़ेली गेट ऑटोमेटिक लॉक्ड हो गया था, अब वो सिर्फ अंदर से खुल सकता था। समीना बेगम किचन में चाय बना रही थी। रोशाने लड़खड़ाते कदमों से कुर्सी पर बैठी और पानी का गिलास मुंह को लगा लिया। क्या हुआ? समीना बेगम ने हैरत से उसकी अर्क-आलूद पेशानी को देखा। हुआ नहीं, होने वाला है। क्या? अब्बू से कहकर आई हूँ, बेल हुई तो दरवाज़ा खुद खोलिएगा। कौन आने वाला है और वो क्यों दरवाज़ा खोलेंगे? समीना बेगम झंझलाईं। उन्होंने भी मुझसे यही पूछा था। रोशाने बड़बड़ाई। मैंने कहा, अब्बू, पर्दे डालने का वक्त गुजर गया है। छोटे छोटे गुनाह किसी बड़े अजाब में ना ढल जाए, इसलिए दरवाज़ा खुद ही खोलिएगा। समीना बेगम के हाथ से चाय का कप गिरा। खुद उन्होंने स्लेब का सहारा लिया था। माई गॉड साइम, ये इतना खूबसूरत सॉन्ग है, लगता ही नहीं कि तुमने गाया है। ज़ेबी सुनकर निहाल हो गई। उफ़, कर दी ना टिपिकल लड़कियों वाली तारीफ़। साइम ने लैपटॉप बंद किया था। क्या मतलब? उफ़ ज़ेबी, तुम्हारी कितनी अच्छी तस्वीर आई है, लगता ही नहीं ये तुम हो। सैम ने नकल उतारी तो ज़ेबी को हंसी आ गई। अच्छा बाबा, ये इतना अच्छा सॉन्ग है कि लगता है तुमने गाया है। यूँ कहो ना। वो कुर्सी समेत उसकी तरफ घूमा। अब ये किसी चैनल को दोगे? वो मेज़ के किनारे पर टिक गई। चैनल क्या हो गया है? चैनल वाले हम जैसों को कहाँ पूछते हैं। तो ये इंटरनेट और सोशल मीडिया का दौर है, हम अपनी वीडियो उस पर डाल देंगे, फिर चैनल वालों की नज़र पड़ेगी और तुम पॉपुलर हो जाओगे। ज़ेबी ने उसका जुमला मुकम्मल किया। इंशाल्लाह, फिर लड़कियां मेरे आगे पीछे घूमेंगी, मिन्नतें करेंगी सेल्फीज़ के लिए। उसने फ़ख्र से जैकेट का कॉलर खड़ा किया। बहुत शौक़ है लड़कियों के साथ सेल्फ़ी लेने का। ज़ेबी चिढ़ गई। यार, इतना तो मेरा हक बनता है। तो फिर तुम बैठकर ये सुहाने ख्वाब देखो, मैं चलती हूँ। वो खड़ी हुई। साइम ने हाथ पकड़कर रोका। क्या मतलब, नाराज़ होकर जा रही हो? नहीं, सिंड्रेला के 12 बज गए हैं। ज़ेबी ने हाथ छुड़ाया। यार, थोड़ी देर तो रुको, इतने दिनों के बाद तुम्हें देखा है। वो मुकाबिल खड़ा हुआ। अच्छा, वीडियो चैट पर कैसे देखा करते हो? ज़ेबी उसे हटाकर आगे बढ़ी। मतलब लाइव इतने दिनों बाद देखा है। तो ये है साइम, तुम अभी से लाइव रिकॉर्डिंग में उलझ गए। ज़ेबी को हंसी आ गई। अबू घर पर हैं, फिर किसी दिन आओ, दरवाजे तक छोड़ आऊँ। दोनों साथ साथ चलते गेट तक आए। सुनो, गाना अच्छा था ना? बहुत अच्छा था। लोग पसंद करेंगे। मैंने पसंद कर लिया तो लोग भी करेंगे, डोंट वरी, बहुत पॉपुलर होगा। पहले साइम ने बाहर झांका था, फिर उसे ग्रीन सिग्नल दिया। 2 कदम के फासले पर उसके घर का गेट था। वो गेट तक पहुंची तो साइम ने हाथ हिलाकर अपना दरवाज़ा बंद कर लिया। बस 1 कदम के बाद वो अपने घर के अंदर होती, मगर वो एकदम कदम खला में मौलिक रह गया। गेट लॉक्ड था। ये कैसे मुमकिन है? कौन आया होगा? दरवाज़ा कैसे बंद हो गया? लम्हों में पसीने पसीने हो गई, टांगें लरजने लगीं। वो वापसी के लिए मुड़ी, मगर क्या फ़ायदा, बालकनी का दरवाज़ा भी बंद था। अब जाए तो जाए कहाँ? रोशाने को कॉल करूं? उसने हाथ उठाया, लेकिन नहीं, रोशाने का मोबाइल कमरे में होगा और वो खुद अब्बू के पास। अब बेल देने के सिवा कोई चारा ना था। ताई अम्मी वजीफ़ों में मसरूफ़ होंगी, अम्मी अब्बू की खिदमत में लगी होंगी। दरवाज़ा रोशाने ही खोलेगी और रोशाने को राम करना मुश्किल ना था। अपने गुमान पर यकीन रखते उसने बेल दे दी। आधी बेल पर ही ज़ेली गेट खुल गया था। वो गड़ाब से अंदर दाखिल हुई। अभी रोशाने को राम करने के लिए लफ्ज़ तरतीब भी नहीं पाए थे कि सामने खड़े बाप पर नज़र गई। सिर्फ ढलती शाम ही पीली नहीं पड़ी थी, सरमद साहब का रंग उस शाम से ज़्यादा जर्द था। रही ज़ुबारिया तो आईना सामने होता तो अपनी सूरत देखने और पहचानने से इनकार कर देती। कहाँ से आ रही हो? वो कहाँ से आ रही थी? ज़ुबारिया ने सोचा और शर्म से ज़मीन में गड़ गई। अपना मोबाइल दो। काश उसके हाथ में पकड़ा मोबाइल गायब हो जाता। सरमद साहब ने मोबाइल उसके हाथ से लिया था। ज़ुबारिया ने देखा, कुछ भी देखने, कुछ भी पढ़ने से पहले ही उनका हाथ काँप रहा था। सरमद साहब ने मैसेजेस खोले। सिर्फ चंद मैसेजेस पढ़कर ही उन्हें अंदाज़ा हो गया था वो साइम से राब्ते और किस हद तक राब्ते में थी। ज़ुबारिया की नज़रें बाप के जूतों पर जमी थी। उसे लगा बाप की टांगें काँपी हैं। हालांकि उनकी टांगें नहीं, दिल काँपा था।
ज़माने भर का तहय्युर उनकी आंखों में उतरा। वो आंखें जो आज से पहले कभी इतनी बूढ़ी नहीं लगी थीं, वो अपनी गुड़िया सी बेटी को देख रहे थे। फिर उन्होंने गैलरी खोली और पूरी तरह ओपन होने से पहले ही मोबाइल उनके हाथ से छूटकर फर्श से टकराया और बिखर गया, साथ में उनका मान भी। उनके अंदर तैश की गज़बनाक लहर उठी। वो एक ज़ोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर मारना चाहते थे, उसी गाल पर जिसे उन्होंने सैकड़ों नहीं हज़ारों बार चूमा था। मगर कैसे? बेटी खुदा की रहमत होती है, उन्होंने इस रहमत को सजदा शुक्र अदा करके कलेजे से लगाया था। मारना तो एक तरफ कभी सख्त लफ्ज़ नहीं बोला था। वो रब की रहमत जो थी। कहते हैं बेटियां रिस्क होती हैं, उन पर जब भी नज़र डालो शुक्र की डालो। मगर आज हलाल रिस्क में हराम की आमेजिश हो गई थी। मोहब्बत पाकीज़ा जज्बा है जिसे पाकीज़ा रिश्तों के साथ बांधा गया था। आज हीर रांझा सस्सी पुन्नू लिखने वाले मोहब्बत की दीवाने शायर या नाम निहाद लिबरल्स मिलकर उनके मुंह पर थूक भी दें, तब भी ये साबित नहीं कर सकते कि एक लड़का एक लड़की के साथ या एक लड़की किसी लड़के के घर में तन्हाई में मुलाकातें दुरुस्त हैं। तुम्हारे दरमियान तीसरा शैतान है, तो ये किन के लिए कहा गया था? उनके अंदर आग दहक रही थी, मगर उनके हाथ बर्फ बने पहलू में गिरे हुए थे। अब वो कुछ कह देते तो जुबारिया को इतनी बेचैनी न होती, मगर वो तो खामोशी से कमरे में चले गए थे। रोशाने की आंखों में जेबी के लिए इतनी बेगानगी थी कि जेबी को उससे बात करने की हिम्मत ना हुई। रोशाने पानी का गिलास लेकर गई तो समीना बेगम का रो रो कर बुरा हाल था। रोशाने ने बाप को देखा, गोया बाप नहीं पत्थर का मुजस्मा था। मैं कैसे यकीन कर लूँ? जुबारिया हमें धोखा दे रही थी। हमारी तरबियत में कहाँ कमी रह गई थी? और ये सिलसिला कब से चल रहा था? कमबख्त, अगर तुम्हें पहले पता था तो पर्दे क्यों डालती रही? वो रोशाने पर ही बरस पड़ी। नहीं पता था, जब पता चला तो बता दिया। अब्बू पानी ले लें। उसने बाप का कंधा हिलाया तो वो चौंके। साथ ही एहसास हुआ कि सांस ले रहे हैं, वरना वो तो खुद को मरा हुआ समझ रहे थे। उन्होंने 2 घूंट भर के पानी को देखा। वो रिश्ता उसी की मर्जी से आया था? जी। रोशाने की आवाज़ मध्यम थी। तभी बता देती तो 2 बॉल पढ़वाकर इस फितने को घर से दफ़ा करती। शर्मा साहब खड़े हो गए और चप्पल पहनने लगे। कहाँ जा रहे हैं? प्यारी बेटी हमारे मुंह पर कालक मलने की तैयारी कर रही है, उसी को धोने की कोशिश करने जा रहा हूँ, वो आहिस्तगी से कहकर चले गए। मेरा तो दिल नहीं मानता, हमारा खून इतना बागी कैसे हो सकता है? घर में नज़रों के सामने ये बच्चियाँ पली बड़ी हैं। ज़ुबैर साहब ने तासुफ से हाथ मले। साइदा बेगम ने आह भर के बेटे को देखा तो वह तलखी से गोया हुआ। चलें, अच्छा हुआ चचा तक ये बात खुद ही पहुँच गई। कोई और कहता तो शायद यकीन ही ना करते। पता नहीं कहाँ गलती हो गई। गलती तो हुई है। ज़ुबैर साहब की बात पर दानियाल और साइदा बेगम ने चौंक कर उन्हें देखा। एक गैर लड़के को इतनी आज़ादी से घर में आने जाने की इजाज़त दी। बचपन से आता जाता था, मगर ये भूल गए कि बचपन चला गया है। बच्चे जवान हो गए हैं और अब ये ताल्लुक़ आग और तेल जैसा है। जब पाबंदियाँ लगाएं तो यही बच्चे हमारे मुंह को आते हैं कि हम उन पर एतबार नहीं करते। एतबार कर लें तो ये गुल खिलाते हैं। साइदा बेगम तल्ख हो गई। अब्बू, अब क्या करना है? सरमद को फैसला करने दो। वैसे वो गया है इब्राहिम साहब से बात करने। ज़ुबैर साहब की बात पर दानियाल चौंक गया। उनसे क्या बात करेंगे? ज़ुबैर साहब चुप हो गए। चुप तो फ़ायका बेगम और इब्राहिम साहब भी हो गए। बेटी का बाप सामने बैठा सर झुकाए कह रहा था कि वो अपनी लड़की की शादी उनके लड़के से करने को तैयार है। उस दिन हम जज्बाती होकर आपके पास आए थे। इब्राहिम साहब ने खंकार कर गला साफ किया। आज आप जज्बाती हो रहे हैं। जज्बाती नहीं, मजबूर हो गया हूँ। सरमद साहब कुरलाए। फ़ायका बेगम को सख्त गुस्सा आ रहा था। किस कदर जज्बाती नस्ल है, अभी तो अपने पैरों पर खड़ा नहीं हुआ और सोचें आज जज्बाती होकर दोनों की शादी कर दें। 2-4 साल में उसे एहसास हो कि उससे तो गलती हो गई, तो आपकी बेटी कहाँ खड़ी होगी? सरमद साहब चुप के चुप रह गए। इब्राहिम साहब ने समझो इनकार ही किया था, मगर वो ज़ुबारिया को अब घर नहीं रख सकते थे और उन्होंने फ़ैसला कर लिया था। मम्मा, सिर्फ 10 मिनट की बात थी, मैं उसके साथ सिर्फ सॉन्ग शेयर करना चाहता था। वो बराफ रोकता हुआ। अच्छे खासे हालात फिर से बिगाड़ की तरफ चले गए थे। जिसके साथ ज़िंदगी शेयर करना हो उसे इतने छोटे छोटे इम्तिहानों में नहीं डालते। कहा था, समझाया था, तुम दोनों ने वादा भी किया था, फिर ये बेसब्री क्यों? वो बुरी तरह चिढ़ गई थी। उन्होंने ज़ुबारिया से क्या कहा? उसे फ़िक्र लाहक हुई। पता नहीं, न जाने उसके साथ क्या सलूक कर रहे होंगे। वो मुस्तरिब था। कुछ भी कर रहे हों, उसके घर वाले हैं। फ़ायका बेगम ने बावर करवाया कि वो उसका लगता ही क्या था, और ज़ुबारिया का कॉलेज जाना बंद हो गया था। उसका मोबाइल टूट चुका था।
نیٹ چلانے کی اجازت نہیں تھی۔ کالج جانا کیوں بند کر رہے ہیں؟ آئندہ نہیں کروں گی، وہ روشانے کی منتیں کرنے لگی۔ آئندہ کے یہ وعدے بار بار کام نہیں آتے اور نہ ہی کسی کو اتنے چانس ملتے ہیں۔ روشانے نے سارا غصہ آٹا گوندنے پر نکالا تھا۔ تو گھر رکھ کر کیا کریں گے؟ اچار ڈالیں گے۔ سمینا بیگم نے اندر آتے ہوئے اس کا جملہ سن لیا تھا سو پھٹ پڑی۔ جو تمہاری حرکتیں ہیں، باپ تمہاری شکل دیکھنے کا روادار نہیں، اور گھر میں رکھنا تو مجبوری ہے، دھکا دے کر گھر سے نکال نہیں سکتے۔ زباریہ گردن جھکا گئی۔ اب جاؤ یہاں سے، سر پر کیوں سوار ہو؟ سمینا بیگم نے غصے سے کہا تو امڑتے آنسوؤں کو روکتے وہاں سے آ گئی تھی۔ کوئی بات نہیں، تھوڑے دن کا غصہ ہے، ختم ہو جائے گا۔ اس نے کمرے میں آ کر خود کو تسلی دی، مگر یہ تسلی چند روزہ ہی تھی کہ سرمد صاحب نے اس کے لیے رشتہ ڈھونڈ لیا تھا۔ سیبی نے سنتے ہی آسمان سر پر اٹھا لیا۔ لحاظ مروت سب ایک طرف، کمرے میں ایک طوفان بدتمیزی برپا تھا۔ روشانے نے بھاگ کر کنڈی لگائی۔ خدا کے لیے اپنے زبان پر قابو رکھو، کسی نے یہ بکواس سن لی تو قیامت آ جائے گی۔ ابھی قیامت آنی ہے؟ زباریہ کی آواز پھٹ گئی۔ جو کچھ میرے ساتھ کر رہے وہ کسی قیامت سے کم ہے؟ ہم تمہارے دشمن تو نہیں ہیں، تو کیا ہو؟ کسی کو میری تکلیف کا احساس نہیں، خود اپنی محبت کو پا لیا اور میرے لیے بس نصیحتیں رہ گئی ہیں۔ وہ فرش پر بیٹھ کر رونے لگی۔ خدا کے لیے زیبی، یہ تماشے بند کر دو، تمہاری اپنی غلطی تمہارے گلے پڑ رہی ہے۔ مجھے میری غلطیوں کا احساس دلاتی رہو گی یا میرے لیے کچھ کرو گی بھی؟ زیبی مٹھیاں بھینچ کر چلائی۔ کیا کروں؟ ابو سے کہو میری شادی ہی کرنی ہے تو سائم سے کر دیں۔ خود گئے تھے یہی کہنے کہ ان کی بیٹی کو اپنی بہو بنا لیں، انہوں نے انکار کر دیا۔ روشانے نے گویا اس کے سر پر بم پھوڑا تھا۔ ہو ہی نہیں سکتا، جھوٹ بولتی ہو۔ نہ کرو یقین، مگر حقیقت یہی ہے۔ روشانے زچ ہو کر جانے کو مڑی۔ میری سائم سے بات کرواؤ۔ وہ جا چکا ہے۔ روشانے کا ہاتھ لاک پر رک گیا تھا۔ کہاں؟ اپنے نانا کے پاس۔ مجھے اس صورتحال میں تنہا چھوڑ کر؟ وہ ششدر سی رہ گئی۔ روشانے نے جواب نہیں دیا، خاموشی سے باہر چلی گئی تھی۔ پیچھے زباریہ ٹھنڈے فرش پر بیٹھی رہ گئی تھی۔ اس کے ارد گرد بیسیوں سوال اور سینکڑوں خدشے تھے جو ننھے منھے سپولیوں کی طرح اسے ڈس رہے تھے۔ کاروبار اور زندگی کے دیگر معاملات سے جیسے دل اچاٹ ہو گیا تھا۔ تبھی وہ آدھے دن کے بعد اٹھ جاتے۔ زبیر صاحب بھائی کی کیفیت کو سمجھتے تھے، اس لیے خاموش رہتے تھے۔ کمرے کی طرف جاتے جاتے وہ روشانے کی آواز پر رک گئے۔ وہ ماں کو سمجھا رہی تھی۔ امی، وہ یہ زبردستی کی منگنی نہیں کرے گی۔ دیکھا نہیں مہمانوں کے سامنے اس کا رویہ کتنا عجیب تھا؟ اس کے اندر اتنی بغاوت کہاں سے آ گئی؟ روشانے، سمینا بیگم کی آواز میں بے بسی نمایاں تھی۔ تم نے دیکھا نہیں اس کی آنکھ میں کوئی شرم کوئی حیا باقی نہیں رہی؟ ہم نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی تم لوگوں کی تربیت میں۔ روشانے اور زباریہ دونوں ایک ہی ماحول میں پلی ہیں، جن کی فطرت میں ہو ان کی تربیت بھی کچھ نہیں کر سکتی۔ ساجدہ بیگم کی آواز بہت مدھم تھی، انہیں بمشکل الفاظ سمجھ میں آئے۔ امی، یہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے۔ روشانے کے جھنجھلائے لہجے میں جھنجھلاہٹ نمایاں تھی۔ اگر اس نے اپنے سسرال والوں کے سامنے رنگ پہننے سے انکار کر دیا تو میں اپنے ہاتھوں اس کا گلا دبا دوں گی۔ کچھ یہی خدشات بڑے بھائی نے بھی سامنے رکھے تھے۔ سوچ لو سرمد، کیا ایک انگوٹھی اس کا راستہ روک سکے گی؟ تو ٹھیک ہے، منگنی کی جگہ نکاح کر دیتا ہوں۔ وہ اتنے حواس باختہ تھے کہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کیا کریں۔ اچانک نکاح پر لوگ سوال نہیں کریں گے؟ انگلیاں اٹھانے سے تو بہتر ہے سوال ہی کر لیں۔ سرمد صاحب تلخ ہوئے۔ اپنے خیالوں سے چونک کر انہوں نے اندر کی آوازوں پر توجہ کی، پھر بے دلی سے ہٹ گئے۔ فائقہ بیگم نے نانا کی بیماری کا بہانہ بنا کر سائم کو لاہور بھیج دیا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی سائم کو جانا پڑا۔ نانا سے پیار بھی تو بہت کرتا تھا۔ ابا جی کو تو سمجھا دیا تھا، ابراہیم صاحب کی خود سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا۔ بتا دیا تھا اسے کچھ دن روک لیں گے۔ فائقہ بیگم کا سر درد نہیں جاتا تھا۔ کہاں لا کھڑا کیا تھا اکلوتی اولاد نے۔ مستقبل، تعلیم، نیک نامی سب کچھ داؤ پر لگا دیا تھا اس کم وقت محبت نے۔ اس دوران زباریہ کی منگنی یا نکاح ہو جائے گا تو شاید یہ لوگ ہار مان لیں گے۔ اللہ کرے سب ٹھیک ہو جائے۔ ابراہیم صاحب نے پیشانی سے ہلائی، حالانکہ اس بات پر پورا یقین انہیں بھی نہیں ہو رہا تھا۔ یہ تمہاری ہونے والی سسرال سے سامان آیا ہے۔ بیڈ پر بیٹھی زیبی نے سر اٹھا کر سامنے پڑی چیزوں کو دیکھا۔ منگنی کا جوڑا، جوتے، جولری۔ وہ خاموشی سے انہیں دیکھتی رہی۔ سارا احتجاج، بھوک ہڑتال بیکار گیا۔ اسے ایک زبردستی کی زندگی جینے پر مجبور کیا جا رہا تھا۔ اس کے اندر نفرت کی لہر اٹھی۔ روشانے نے کچھ لمحے اس کے رد عمل کا انتظار کیا، مگر وہ خاموش تھی۔ شاید اس نے حالات سے سمجھوتا کر لیا تھا۔ روشانے خوشگمان ہوئی۔ زیبی، ابا نے تمہارے لیے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے، لڑکا بہت اچھا ہے۔
ससुराल भी ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं, घर में सिर्फ माँ बेटा हैं। वालिद की डेथ हो गई है, बहनें शादीशुदा, रुपए पैसे की रेल पेल है, तुम पर ज़्यादा जिम्मेदारियाँ भी नहीं होंगी। ज़ेबी के होंठों पर गहरी चुप थी। तुम कुछ कहोगी नहीं? क्या कहूँ? ज़ेबी के लहजे में शिकस्तगी नहीं थी, कुछ और था। रोशाने की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट हुई। ज़ेबी, अच्छी लड़कियाँ माँ बाप के फैसलों पर सर झुका लेती हैं, और मैं अच्छी लड़की नहीं। उसने लेटकर बाजू आंखों पर रख लिया। रोशाने ने कुछ कहने को लब खोले, मगर ज़ेबी पहले ही बोल उठी। क्या तुम मुझे कल तक के लिए अकेला छोड़ सकती हो? उसके सपाट लहजे पर रोशाने ने खामोशी से कमरा छोड़ दिया। दरवाज़ा बंद करके पलटी तो सामने खड़े दानियाल को देखकर चौंक गई। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? रोशाने उसके पास आ खड़ी हुई। वो ठीक तो है, मतलब कुछ गड़बड़ तो नहीं करेगी? मुझे नहीं पता दानियाल। रोशाने बेजार हो गई। अच्छी खासी खूबसूरत ज़िंदगी जैसे बदसूरत कटहरे में गुजरने लगी थी। क्या मतलब? तुम उसकी बड़ी बहन हो? हाँ हूँ, लेकिन उसके हर अमल की जिम्मेदार मैं नहीं हूँ दानियाल। वो चिढ़कर बोली, फिर झिंझलाकर वहाँ से चली गई। दानियाल ने उलझकर उसे जाते देखा, फिर कमरे के बंद दरवाजे को। इस बंद दरवाजे के पीछे छटाक भर की लड़की क्या सोच रही थी, क्या करने वाली थी, कोई नहीं जानता था। ज़ेबी ने खाना खा लिया। सब लोग बहुत खामोशी और बेरगबती से खा रहे थे। सरमद साहब के सवाल पर चौंके। नहीं, जवाब समीना बेगम ने दिया था। प्लेट बना दो, मैं लेकर जाता हूँ। सबने फिर हैरत से एक दूसरे को देखा, मगर कोई कुछ नहीं बोला था। रोशाने ने प्लेट में चावल भरे सलाद और कटलेट्स रखे और उनकी तरफ बढ़ा दिया। वो प्लेट लेकर चले गए थे। समीना बेगम ने चम्मच रख दिया। पता नहीं अब बाप बेटी में क्या बात होगी। कमरे में करने को कुछ ना था। बालकनी लॉक्ड थी। वो फर्श पर बैठी अपनी स्केच बुक पर आड़ी तिरछी लकीरें खींच रही थी। लकीरें जब बाहम मिलती तो साइम का नाम लिखती थी। ज़ेबी ने आहट पर सर उठाया। बाप को देखकर स्केच बुक बंद कर दी। उनका दिल मुट्ठी में आ गया। ये बुझी रंगत और राख उड़ाती आंखों वाली लड़की उनकी जुबारिया थी। एक लम्हे को दिल चाहा वो जो खेलने को चांद मांग रही है वो चांद लाकर उसकी हथेली में रख दें, मगर फिर इब्राहिम साहब का जवाब, कम उम्री की कबाहतें और उनके नापुख्ता जज्बात, ज़माने की बातें, इज्जत और गैरत के फ़लसफ़े। वो उसके पास नीचे ही बैठ गए। एक चम्मच चावलों का भरकर उसकी सिमत बढ़ाया। ज़ेबी ने खामोशी से खा लिया। लोग बेटों की खुशियाँ मनाते हैं, मैंने बेटियों के पैदा होने पर मनाई थी, उन्हें अपना फ़ख्र बनाया, मगर इस फ़ख्र को मिट्टी में मिलाया भी तो किसने, जिस पर मुझे सबसे ज़्यादा मान था। चावल ज़ेबी के हलक में फंस गए। इस फ़ख्र को मिट्टी में मिलाया भी तो किसने, जिसके बारे में मैं हमेशा कहता था कि यह हमारे ख़ानदान का नाम रोशन करेगी। अब्बू, मैं नहीं ज़ुबारिया, मुझे वजाहतें नहीं, फ़ैसला चाहिए। मैं तुमसे तुम्हारा बाप होने का हक़ मांगता हूँ। वह एक लम्हे को रुके। ज़ेबी को लगा उसके गले में फंदा कसा जा रहा है। मेरा मनसब नहीं कि तुम्हारी मिन्नतें करूँ, तुम्हें हुक्म दे सकता हूँ। इस बात की इजाज़त मेरा मज़हब, मेरा माशरा मुझे देता है। फिर भी फ़ैसला तुम्हारे हाथ में है। किसका साथ दोगी, मेरा या उस लड़के का? फंदा पूरी तरह उसकी गर्दन में कस गया था। ये फंदा था अताअत का, माँ बाप की मोहब्बत का, उनके मान का। अबू, इस तरह मत करें, मैं आपकी बेटी हूँ, मुझ पर जुल्म मत करें। वो बिलक उठी। जुल्म? उन्होंने ताज्जुब से दोहराया। बेटा, आपने ना जुल्म देखा है ना जालिम बाप। जुल्म वो होता है जब एक बाप अपनी औलाद को सिर्फ बेटी समझकर मुंह फेर ले, या बेटे की चाह में दूसरी शादी करके बेटियों को फालतू सामान की तरह घर के कोने में डाल दे, और वो अपनी जायज़ ज़रूरतों के लिए भी मिन्नतें करती फिरें। अब्बू, उन्होंने प्लेट एक तरफ रख दी, उसके सर पर हाथ रखकर अपनी तरफ झुकाया और पेशानी पर शफकत भरा बोसा दिया। ज़ुबारिया शशदर रह गई। फैसला कर लो, तुम्हारी पेशानी पर बाप का ये प्यार आखिरी तो नहीं? वो जा चुके थे। उसकी पेशानी पर बाप का आखिरी प्यार सुलगने लगा था। सरमद बेटी के कमरे से निकले तो कदम मन मन भारी थे। वो कदम उठाते तो रुक जाते। पूरी मजबूती के साथ फैसला सुनाकर आए थे तो दिल क्यों काँप रहा था। बेटी की बुझी आंखें, आंखों में राख होते ख्वाब, वीरान चेहरा, हर फैसले को सैलाब की तरह बहाए जा रहा था। वो निढाल से होकर बेड पर सीधे लेट गए। समीना बेगम ने देखा तो उनकी सवाल करने की भी हिम्मत ना हुई, और इसी बेबसी में रात बुझ गई और दिन रोशन हो गया। वो हड़बड़ाकर उठे। क्या हुआ? समीना बेगम ने उनसे ज़्यादा घबराकर कुरान पाक बंद कर दिया। ज़ेबी के पास? इतनी सुबह? अभी तो सो रही होगी। नहीं सोई होगी, सारी रात नहीं सोई होगी। वो बेड से उतरे। आपने रात उससे क्या कहा?
جو رات کہا وہ بھول گیا ہوں۔ میں زیبی کو اس سے زیادہ تکلیف نہیں دے سکتا۔ کیا مطلب؟ میں اسے وہی دوں گا جو وہ چاہتی ہے۔ سمینہ بیگم کو لگا ان کے سامنے کوئی دیوانہ کھڑا ہے۔ میں خود جا کر ابراہیم صاحب کی منت کر لوں گا۔ ہم ان دونوں کی منگنی کر دیں گے، پھر جو اس کے نصیب میں ہوگا دیکھا جائے گا۔ ہم اپنے بچوں پر اتنا ظلم نہیں کر سکتے سمینہ۔ وہ میری آنکھوں کی روشنی ہے، میں اسے بجھتے نہیں دیکھ سکتا۔ اب وہی ہوگا جو وہ چاہتی ہے۔ میں سائم کو اس کا بنا دوں گا، بھلے مجھے اس کے ماں باپ کی منتیں کرنی پڑیں۔ اگر ہارنا ہی ہے تو ہم ہار جاتے ہیں سمینہ۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے ننگے پاؤں کمرے سے نکل گئے۔ سمینہ بیگم نے معاف ہوتے دماغ کے ساتھ انہیں جاتے دیکھا، پھر آنکھوں سے نمی صاف کی۔ آج عزت و غیرت کے سارے فلسفے ہار گئے تھے، بس محبت کرنے والا باپ جیتا تھا۔ زیبی میری گڑیا، آؤ تمہاری پیشانی پر ایک اور بوسہ دوں۔ کبھی باپ کا پیار آخری بھی ہوا ہے؟ انہوں نے دیوانہ وار کمرے کا دروازہ کھولا۔ ہوا کا جھونکا اندر آیا اور سارے پردے اڑ گئے۔ زیبی وہاں نہیں تھی۔ بیڈ پر ایک سفید کاغذ پڑا تھا۔ آئی ایم سوری ابو۔ ان کا آخری بوسہ ان لفظوں پر سر رکھے سسک رہا تھا۔ گھر میں اتنے سیل فون تھے تو یہ کیسے ممکن تھا کہ زیبی کے ہاتھ ایک بھی نہ لگتا اور اس کا سائم سے رابطہ نہ ہوتا؟ ساری سچویشن جان کر وہ ششدر رہ گیا تھا۔ اب بتاؤ میں کیا کروں؟ یہ اس دن کی بات تھی جب لڑکے والے اسے دیکھنے آ رہے تھے۔ ہمارے پاس اس کے سوا اور کوئی راستہ نہیں کہ ہم نکاح کر لیں۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اس انتہائی قدم کے بارے میں اس نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ گھر سے بھاگ کر زیبی کی آواز حلق میں گھٹ گئی۔ ہم نکاح کریں گے اور واپس آ جائیں گے، پھر ہماری فیملیز کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوگا، انہیں ہمارا رشتہ قبول کرنا ہی ہوگا۔ زندگی ان کے نزدیک 3 گھنٹے کی فلم تھی جس کے بعد ہیپی اینڈنگ ہونا تھی۔ پھر سب لوگ مان جائیں گے؟ زیبی تذبذب کا شکار ہوئی۔ ظاہر ہے سائم کو زیبی کے ساتھ ساتھ اپنے والدین پر بھی غصہ تھا۔ ان کی پلاننگ سامنے آ گئی تھی۔ نانا کی حالت اتنی خراب نہیں تھی جتنی وہ ظاہر کر رہے تھے۔ دانیال بھائی ہماری جان لے لیں گے، وہ ڈر رہی تھی۔ سائم چڑ گیا۔ اتنا آسان نہیں ہے، ہماری جان لیں گے تو خود جیل جائیں گے۔ مگر یہ سب ہوگا کیسے؟ اس کے لہجے میں نیم رضامندی تھی۔ نکاح کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے؟ لڑکا لڑکی، قاضی اور 2 گواہ۔ ہم یہاں سے نانا کے گھر جائیں گے، ٹرین کا سفر زیادہ محفوظ ہوگا۔ نانا ہمارا ساتھ دیں گے؟ وہ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، اور جس سچویشن میں ہم ان کے پاس جائیں گے ان کے پاس ہمارے نکاح کے سوا اور کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ پھر ہم گھر واپس آ جائیں گے، تھوڑی ڈانٹ ڈپٹ سہ لیں گے، لیکن وہ تو کب سے ہو رہی ہے، اس کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا۔ سائم نے جتنے یقین سے کہا تھا زیبی کو بھی لگا اس کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن ایسا صرف اسے لگا تھا۔